हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था वेज कंस्ट्रेंट और ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था कि इस दिशा में कोई मोशन नहीं हो सकता, तो n माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी जीरो, या फिर n मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया, यहाँ पे मैंने ब्लॉक को एक डॉट की तरह से दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा है कि देखो या तो मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो अगर ऊपर की तरफ होगा तो t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m, और या नीचे की तरफ होगा यानी mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो सपोज करें बच्चों कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इसका एंगल ये 37 डिग्री है सपोज, और यहां पे एक ब्लॉक है 20 kg का है ये, ओके। और ये पुली है, और यहां पे एक और ब्लॉक है, ठीक है। ये जो दूसरा ब्लॉक है ये मान लीजिएगा कि 15 kg का है, इसका नाम B है और इसका A है। तो ये फिक्स्ड है। तो एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, ठीक है बच्चों। अब हमने ये मान लिया कि ब्लॉक A इधर जा रहा है A एक्सेलरेशन से और B इधर जा रहा है AD एक्सेलरेशन से। अब एक्चुअली मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आपका A नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो माना है एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो अभी हम कुछ नहीं सोच रहे थे, बस बिना कुछ सोचे समझे हमने ये मान लिया कि B जो है वो डाउन द इंक्लाइन जाएगा और A अप अलोंग द इंक्लाइन जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा 15G, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा T, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा T, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा 20G। अब एक काम करते हैं, जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा ही चुका हूं, तो ये फोर्स को लिख देते हैं 20G इंटू में साइन 37, और यहाँ पे लिख देते हैं 20G इंटू में cos 37। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम NA कह सकते हैं या N1 कह सकते हैं। चलो NA ही काफी है। अब बात ऐसी है कि ये फिक्स्ड वेज है, तो इस दिशा में तो कोई मोशन संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब NA में से हम 20G इंटू में cos 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये इक्वेशन है कि नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन देयर इज नो मोशन। अब बात ऐसी है कि हम ये मान चुके हैं कि ये नीचे आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे 20G फॉर A के लिए हम लिख रहे हैं। एक्चुअली हम अलग से एफबीडी नहीं बना रहे हैं, यहीं पे इसका एफबीडी बन चुका है। तो 20G साइन 37 में से कम करेंगे T को, क्योंकि T उधर लेके जाना चाहता है, इज इक्वल टू 20A। ये याद रखना है कि 20 मास है, मास लेना होता है यहाँ पे। अब इसको देखिए, तो क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे T माइनस 15G इज इक्वल टू 15A। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं 1, इसका 2, इसका 3। तो 1, 2, 3 तीनों इक्वेशंस में से 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है ना, ये वाली टर्म कट जाएगी, T वाली। समझ रहे हैं बच्चों? ये T वाली टर्म कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 20G साइन 37 माइनस 15G 15 इज इक्वल टू 35A, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अब साइन 37 की वैल्यू डालेंगे, तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 20G इंटू 3/5
माइनस 15g इज इक्वल टू 35 है। तो ये 5 से कट गया, 4 4 3 12, तो 12g माइनस 15g इज इक्वल टू 35 है। तो ये आ गया माइनस का 3g इज इक्वल टू 35 है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस का 3g बाई 35। अब g को यूजुअली हम 10 ले लेते हैं, तो a की वैल्यू को हम लिख देंगे माइनस 30 बाई 35, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि माइनस का 6 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब इसमें माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन माना है b का, एक्चुअल में b का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। तो मैं लिख रहा हूं हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ब्लॉक B will move in downward direction. With acceleration सिक्स बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एग्जामिनर ने अगर बाई चांस हमसे ये पूछा कि टेंशन भी बताइए कितनी है, तो इसमें डाल देंगे तो टेंशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 से टेंशन इज इक्वल टू आ गया 15 इंटू में जी प्लस ए। तो जी तो 10 है और ए की वैल्यू 6 बाई 7 है, तो 15 इंटू में 10 माइनस 6 बाई 7, माइनस में ही डालना है 6 बाई 7 को। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे तो 70 में से गए 64 बाई 7, तो 15 इंटू 64 बाई 7, तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 960, सो टी कम्स आउट टू बी 960 बाई 7 न्यूटन, या फिर टी इज इक्वल टू 96 बाई 7 इंटू जी न्यूटन, है ना, जी न्यूटन। जी भी ले सकते हैं अगर जी की टर्म में देना है सबको। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, अब की बार ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, देखो यहां पे एक ब्लॉक डाल देते हैं, ये 25 केजी का ब्लॉक है और ये रस्सी हो गई, और ये 30 केजी का है। ये वाला एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि 53 डिग्री है, ये गिवन है, ये 37 डिग्री गिवन है। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, और ये पुली मासलेस है। तो हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए ब्लॉक बी का, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो देखिए अब हम ये फिर से मान लेते हैं कि ब्लॉक बी जो है वो इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देखिए फिर,
तो ए ऊपर जाएगा फिर। तो अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा 30G इंटू में cos 37, और यहां पे एक फोर्स लगेगा NB यानी नॉर्मल रिएक्शन एट बी। ऐसे एक फोर्स लगेगा 30G इंटू में sin 37, और यहां पे एक फोर्स लगेगा 25G इंटू में cos 53, और ये आ जाएगा 25G इंटू में sin 53। अब हमने एज्यूम किया है कि ये ऊपर जा रहा है, ये टेंशन हो गई T और ये भी टेंशन हो गई T, ये पूरी हो गई। ओके बच्चों, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली अलग से एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक फोर्स तो रह गया, ये हुआ Na। तो जो Na है वो बैलेंस हो जाएगा आपका 25G इंटू में cos 53 से। ओके बच्चों, तो अब बात करेंगे इसकी T। तो T बड़ा होगा। अच्छा, इसको भी लिख देते हैं, NB जो है वो बैलेंस हो जाएगा इससे। तो NB इज बैलेंस्ड बाय 30G इंटू में cos 37। इन दोनों का क्या यूज है? इन दोनों का यूज तब होता है जब फ्रिक्शन होता, तो उससे हमें नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी निकालने में फायदा मिलता। अभी तो इनका कोई यूज नहीं है। तो अगर अभी इनका कोई यूज नहीं है तो छोड़ो इनको। इस इक्वेशन को देखो, तो T माइनस 25G इंटू में साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 25A, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फिर इसकी लगाओ, 30G इंटू में साइन 37 माइनस T इज इक्वल टू 30 इंटू में A, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो देखो T कट जाता है हमारा, और हमको मिलता है 30G साइन 37 माइनस 25G इंटू में साइन 53 इज इक्वल टू 55A। 25 प्लस 30 इज 55A। अब देखो 30G साइन 37 की वैल्यू हो गई आपकी 3/5, 25G साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 इज इक्वल टू 55A। 5 से कट के 6 आ गया, 5 से कट के 5 आ गया, तो 6 3 18, 18G माइनस 20G इज इक्वल टू हो गए 55A। तो ये भी माइनस के 2G हो गए इज इक्वल टू 55A। तो यहां से A की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 2G बाई 55। अब G को अगर मैं 10 रख दूं तो 2 इंटू 10 बाई 55, यानी कि A की वैल्यू आ गई माइनस 4/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल में B जो है अप अलोंग द इंक्लाइन जाएगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट actually B will go up along the incline. The block B will move up along the inclined plane with acceleration 4/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब है जब हमने G को 10 लिया है। तो इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि भाई ये बताइए कि टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है, तो अब देखो टेंशन की वैल्यू हम निकालेंगे, इसी में डाल देते हैं, है ना। तो T इज इक्वल टू हो गया 25G इंटू में साइन
53 plus 25a. So this is 25g into में 4 by 5 plus 25 into minus 4 by 11 है ना. ओके तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसमें से. तो 100 कॉमन तो ये तो हो गया आपका g by 5. 100 कॉमन तो g by 5 यानी कि 10 by 5 माइनस 1 by 11 है ना. 2 ही लिख दो इसको. 10 by 5 2 माइनस 1 by 11. तो 11 2 जा 22. 22 में से बन गया 21. तो 2100 by 11 न्यूटन. ये आ गया आंसर. 2100 by 11 न्यूटन. अब 2100 by 11 की जो वैल्यू आएगी ना वो लगभग 200 से स्लाइटली लेस आएगी. ठीक है, इट इज लेस देन 200 क्योंकि अगर 2200 by 11 होता तो 200 आ जाता. तो ये 191 के आसपास आएगी. तो t की वैल्यू आ गई लगभग 191 न्यूटन. लगभग में लिख रहा हूं मैं बस जस्ट टू इंडिकेट. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि ये जो है ना जो b है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर गया. तो उसकी वजह है ये वैल्यू. तो ये वैल्यू जो हो जाती है sin 37 का मतलब होता है 3 by 5. तो 5 से काट देंगे तो 6 3 18. ये एक्चुअली 18g है. 18g का मतलब अगर हम g को 10 ले रहे हैं तो ये 180 न्यूटन है. और ऐसे अगर 25 इंटू में sin 25g इंटू में sin 53 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 इंटू में 4 by 5. तो 5 से 5 कट गया. 5 और 20 तो ये 20g आया. 20g का मतलब हुआ कि ये वैल्यू आई 200 न्यूटन. तो अब आप देखो इधर की तरफ जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो 200 न्यूटन का है और इधर की तरफ 180 न्यूटन का है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जाना इधर ही है. अच्छा अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं. देखो कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं. तो देखिएगा ये वाला जो फोर्स हुआ ये हुआ 25g इंटू में sin 53 जिसकी की वैल्यू अभी हमने निकाली इक्वल्स टू 200 न्यूटन. तो 200 न्यूटन का फोर्स चाहता है कि ये पुली ऐसे घूमे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ये नीचे जाए. अब हम ए भूल जाते हैं फॉरगेट ए. और ये 180 न्यूटन का फोर्स चाहता है कि पुली क्लॉकवाइज घूमे मतलब ये इधर जाए. तो 200 डेफिनेटली बड़ा होता है 180 से. तो जो F नेट हो गया नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया आपका 200 माइनस 180 यानी कि 20 न्यूटन. समझ रहे बच्चों. और वो इस तरह से हुआ कि जो ब्लॉक ए है वो डाउन जाएगा और बी जो है वो अप जाएगा. समझ रहे हो. तो बस अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो इसको लगाते समय काफी ध्यान रखना पड़ता है. इसको लगाने में गलती भी हो जाती है कभी कभी. तो ए की वैल्यू हो जाती है नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है. नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 200 माइनस 180 और टोटल मास हो गया हमारा 25 प्लस 30. तो 20 by 55 यानी कि 4 by 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसमें हमें पहले ही पता है कि जो ए है ना वो नीचे जाएगा. सो द ब्लॉक बी विल गो अप along the incline with an acceleration (4 by 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये 4 by 11 इस इक्वेशन में डाल के हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. समझे बच्चों. कैसे बोला. ये 200 है तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू
25 इंटू 4/11 ऐसे। तो ये 200/11 ही हो गया, 25 नहीं 100/11 हो गया। सो दिस इज 100/11 है ना। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 200 माइनस 100/11 है ना। तो 11 इंटू 200 2200 माइनस 100 तो 2100/11। इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं ना आपको नेट ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक पुली ले ली हमने, है ना। तो यहां पे एक ब्लॉक ले लिया बी का मास m है, और यहां पे हमने ब्लॉक लगा दिया ए का मास 2m है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है ए, इसका मास m है, इसका भी m है। ये पुली हो गई, ओके। लेकिन इस पे एक फोर्स लगा दिया गया है जिसकी वैल्यू mg है। इसमें भी b का एक्सेलरेशन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर बी है। फिर एक तीसरा पार्ट भी है जिसमें ये ब्लॉक बी है और इसका मास m है, और ब्लॉक ए है ही नहीं, बस इसी पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगा दिया F डैश जिसकी वैल्यू 2mg है। समझे बच्चों? तो हमें इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। तो देखो, अगर हमें शॉर्टकट से ही करना है, तो अगर हमें शॉर्टकट से ही करना है तो हम यहां पे t लिख सकते हैं, ये भी t हो जाएगा। तो ये 2mg हो गया, ये भी 2mg, ये mg हो गया। तो अगर मैं FBD बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma। ऐड कर देंगे तो 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 3ma। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 3ma डिवाइड बाई 3m। अब यही लाइन में लिख सकता था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे? एक फोर्स है 2mg जो इधर खींच रहा है, एक फोर्स है mg जो इधर खींच रहा है, और टोटल मास है 3m। तो ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन हुआ a1। तो a1 की वैल्यू हुई mg डिवाइडेड बाई 3m यानी कि g/3। सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन a1। अब सेकंड केस देखो, ये मान लो t डैश हो गया, ये भी t डैश हो गया, है ना। तो सेकंड केस, सो दिस वाज द केस 1। अब सेकंड केस देखो, तो सेकंड केस में जब हम इसकी इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा नीचे को mg भी लगेगा, याद रखिएगा, f प्लस mg माइनस t डैश इज इक्वल टू ma। और इसके ऊपर जब लगेगी इक्वेशन तो t डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये t डैश कट जाएगा। तो f प्लस mg माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। f की वैल्यू भी mg है, तो ये हो गया 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। तो यहां से a की वैल्यू आ गई आपकी 2mg में से गया mg, तो a इज इक्वल टू आ गया, a2 इज इक्वल टू आ गया, एक्चुअली a2 लिख दो आप इसको। सेकंड केस का एक्सेलरेशन 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 2m। अब क्योंकि इसमें टोटल मास 2m है तो यहां से a2 की वैल्यू आ गई g/2। तो ये पूरा जो खेल है ये हो गया सेकंड का। अब थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस में यहाँ पे ये t डैश है, तो t डबल डैश, तो t डबल डैश की वैल्यू f डबल डैश के बराबर होगी। तो t डबल डैश, तो t डबल डैश माइनस mg, नीचे को mg लगेगा इसमें, ठीक है ना बच्चों।
एंड दैट विल बी इक्वल टू m इंटू में a3। तो t डबल डैश की वैल्यू तो 2mg है, तो 2mg माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू में a3, यानी a3 की वैल्यू आ गई 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई m, यानी a3 की वैल्यू आ गई g के बराबर। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमने तीनों प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर दिए हैं, समझ रहे हैं बच्चों। तो अगर हमें प्रॉपर मेथड से ना करके जुगाड़ मेथड से करना हो तो देखो हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये 2mg है, नीचे को ये mg है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 2mg माइनस mg, मतलब 2mg चाहता है ऐसे जाए और mg चाहता है ऐसे जाए, मतलब ऑब्वियसली b को ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि उधर दूसरी तरफ ज्यादा फोर्स हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास इज 2m प्लस m, यही कोई 3m हो गया। तो पहले का आंसर डायरेक्टली ये आ गया ड्राइविंग फोर्स से। सेकंड में देखो, एक mg तो इसका वेट हुआ, एक mg F हुआ, तो दोनों मिलके 2mg हो गए, इधर भी mg हो गया, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो 2mg माइनस mg दोबारा से हो गया। तो 2mg माइनस mg, यहाँ पे देखो 2mg माइनस mg नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय m प्लस m, टोटल मास m प्लस m, क्योंकि दो m ही मास है ना इसमें। तो अब थर्ड केस देखो, 2mg ये ड्राइविंग फोर्स है, इधर की तरफ ले जाना चाहता है, mg इधर की तरफ ले जाना चाहता है, जाएगा तो ये बेचारा ऊपर ही a3 के एक्सेलरेशन से, इसमें ये ऊपर जा रहा है a2 के एक्सेलरेशन से, इसमें ये ऊपर जा रहा है a1 के एक्सेलरेशन से। ओके, तो a3 अगर निकालना हो तो 2mg ड्राइविंग फोर्स है ऊपर ले जाने वाला, mg नीचे ले जाने वाला, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस mg और मास सिर्फ m ही रहेगा, तो 2mg माइनस mg बाई m, a3 की वैल्यू आ जाएगी g के बराबर। बच्चों ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ड्राइविंग फोर्स कैसे निकालना है। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग का मतलब वही ड्राइवर है, ड्राइव, सर्किट को ड्राइव कौन कर रहा है, सर्किट नहीं है यहाँ पे पुली सिस्टम है। तो ड्राइविंग फोर्स हु इज ड्राइविंग, तो इधर 2mg है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़े में से छोटा घटाते तो नेट फोर्स आ जाता है, वही ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए बच्चों, ये एक ब्लॉक है ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। देखो ये एक ब्लॉक है बच्चों, बीस का मास है और ये 20 kg का है, और यहां पे एक ब्लॉक है, इसका नाम A है और ये 30 kg का है। तो फिर से हमें एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक B फाइंड करना है, और ये वाला एंगल हमारा 37 डिग्री है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताओ। तो देखिए कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा नीचे को, जो कि हो जाएगा 20g इंटू साइन 37। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर को, जो कि हो जाएगा 20g इंटू में cos 37, और ये लगेगा एक फोर्स NB, तो NB तो इससे बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक फोर्स लगेगा नीचे को 30g, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ऊपर को NA, क्योंकि इस दिशा में तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता,
तो इसलिए हम कह देंगे भाई Na माइनस 30G मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही NB माइनस 20G cos 37 इज इक्वल टू 0। तो NB माइनस 20G इंटू में cos 37 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मोशन हो ही नहीं रहा इस दिशा में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनको खत्म कर दो। तो अब आई बात इस चीज की कि क्या कहते हैं, मोशन किधर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे रस्सी में टेंशन आएगी, तो ये तो इधर ही जा सकता है, इसका कोई चारा ही नहीं है इधर जाने के अलावा, क्योंकि रस्सी इसको धक्का तो दे ही नहीं सकती, पर रस्सी इसको पुल करेगी और ये इधर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आगे जा रहा है तो ये आगे ही जाएगा। अभी फिलहाल हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो ये कहीं और जा ही नहीं सकता सिवाय आगे जाने के। समझ रहे हो बच्चों? तो देखिए, अब हम पहले इसकी बी की बात करते हैं। तो बी पे 20G इंटू साइन 37 माइनस टी इज इक्वल टू 20A, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको देखो t, तो t इज इक्वल टू 30A, इक्वेशन नंबर 4। इसमें क्या है ना, बैक साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, बस एक ही फोर्स है जो इधर खींच रहा है इसको, समझे? तो यही जो फोर्स है ये इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का ऐड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो 20G इंटू में साइन 37 इज इक्वल टू 50A। अब 20G इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 50A। 5 से काट देते हैं, ये 4 हो गया। तो 12G इज इक्वल टू 50A। तो यहां से A की वैल्यू आ जाती है 120 या 12G/50, है ना। तो A की वैल्यू आ जाती है 120/50, जो कि हो जाती है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना भाई जी को हमने 10 ले लिया है। अब अगर एग्जामिनर टेंशन भी पूछ ले कि टेंशन बताओ कितनी है, तो टेंशन भी हम बता देंगे। तो टेंशन आ जाएगी हमारी 30 इंटू ए, यानी कि 30 इंटू 2.4, तो ये 72 न्यूटन आ गया है। 72, समझे बच्चों? तो 72 न्यूटन की टेंशन होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, होपफुली इट इज क्लियर। तो बस एक तरीके से हम ये समझ गए कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो वो कैसे मूव करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखो, यहां पे एक ब्लॉक है 30 kg का। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक और ब्लॉक है 30 kg का या 40 kg का, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, और यहां पे एक और ब्लॉक है 30 kg का। तो इसका नाम है मान लो A, इसका नाम है मान लो B, और इसका नाम है मान लो C। तो अब हमें वही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B निकालना है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। तो अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि कौन किधर जाएगा, लेकिन हालांकि हम निकाल सकते हैं। देखो, जो यहां पे फोर्स पड़ेगा ना, वो हो जाएगा 40G इंटू साइन 37। तो साइन 37 इज 4/5, तो 40G
इंटू 3/5, 5 से काट देंगे 8, सो दैट कम्स आउट टू बी 24G। अब यहाँ पे तो सीधा 30G लग रहा है, तो 30G बड़ा है, तो अब तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि A नीचे जाएगा और B इधर जाएगा, समझ रहे हो बच्चों, और ये C इधर जाएगा। तो अब हम इतने इस काबिल तो खैर पहले भी थे, लेकिन अब हमने ये तरीका लगा लिया कि हम पहले ही देख लेंगे कि भैया कौन सा ड्राइविंग फोर्स बड़ा है। तो इधर की तरफ एक फोर्स आएगा जो कि हो जाएगा 40G इंटू में cos 37, और ये NC हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक 30G लगेगा नीचे को, और ये NB हो गया। अब ये हवा में टंगा है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, इस टेंशन का नाम रखते हैं T, तो ये भी हो जाएगी T, और ये हो जाएगी T डैश, ये भी हो जाएगी T डैश। ओके बच्चों, तो अब हम इक्वेशनें लगा देते हैं। तो 3 इक्वेशनें बनेंगी। इस इक्वेशन को लिख के कोई फायदा नहीं है, और इसको भी लिख के कोई फायदा नहीं है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा उस इक्वेशन को लिख के क्या फायदा है। तो देखो 40G, ओके ये नीचे जा रहा है ना, तो 30G लिखते हैं पहले। तो 30G माइनस T इज इक्वल टू 30A। अब इसको देखो, T इधर लेके जा रहा है और T डैश उधर, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो T माइनस T डैश इज इक्वल टू अगेन 30A, दोनों का मास बराबर ही 30 कर देते हैं ना। फिर इसको देखो, T डैश माइनस 40G साइन 37, सो T डैश माइनस 40G इंटू साइन 37 इज इक्वल टू 40A। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली इक्वेशन इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा टर्म। तो इधर बचेगा हमारे पास 30G माइनस 40G इंटू साइन 37 डिग्री, 30 प्लस 40, तो ये 100A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 30G माइनस 40G इंटू 3/5। तो ये 5 से काट देंगे 8, तो ये हो गया 30G माइनस 24G इज इक्वल टू 100A। तो A इज इक्वल टू हो गया 6G बाई 100, 6G बाई 100, 100 तो लेना है। अब G को अगर मैं 10 डाल दूं तो यहां से A की वैल्यू आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये बोलेंगे कि जो ब्लॉक B है वो 0.6 के एक्सेलरेशन से लेफ्ट जाएगा। सो द ब्लॉक B will move to the left with acceleration of 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर T और T डैश दोनों निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें T निकालना है, तो यहां पे डाल देंगे, तो 30G माइनस T इज इक्वल टू 30 इंटू 0.6, 30 इंटू 0.6 हो जाता है हमारा 18, और ये 300, सो 300 माइनस T इज इक्वल टू 18, सो T इज इक्वल टू 300 माइनस 18 जो कि 282 हो गया, 282। समझ आया बच्चों? सिमिलरली अगर हमें T डैश निकालना है तो इसमें डाल देंगे, तो T डैश माइनस 40G इंटू में साइन 37 इज इक्वल टू 40 इंटू में 0.6, एक की वैल्यू तो 0.6 है ना, तो ये तो 240 हो जाता है। तो T डैश माइनस 240 इज इक्वल टू 24, सो T डैश इज इक्वल टू 264 न्यूटन। ऐसे आ गया। तो बस सारी चीजें निकल गई, ठीक है ना बच्चों? तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन देंगे, ठीक है?
तो देखो देखिए बच्चों, मान लीजिएगा कि एक ब्लॉक है और इसका मास है m1 और ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m2। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2 और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1। इसका नाम A है, इसका B है और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। अभी फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं तो फ्रिक्शनलेस सरफेस ही लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉक B है और A है, उनके बीच में जो रस्सी है उसमें कितनी टेंशन है वो बताना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग A and B। कनेक्टिंग ए एंड बी, ए और बी को कनेक्ट करने वाली रस्सी में टेंशन बताइए। अब ये नहीं पता कि बड़ा कौन सा फोर्स है, ठीक है। हो सकता है कि F1 बड़ा हो सकता है कि F2 बड़ा हो, तो हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ऐसे हो गया है ना, तो लेट F2 इज बिगर देन F1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि लेट द सिस्टम इज गोइंग टुवर्ड राइट विद एन एक्सेलरेशन A। हम ऐसे भी कह सकते हैं लेट द टू ब्लॉक्स आर गोइंग towards right with acceleration A। ठीक है बच्चों, तो यहां पे टेंशन हो गई T, यहां पे हो गई T, ये हो गया M1 जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन N1 है ना, या Na, ये हो गया आपका M2 जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन NB। तो पहली बात तो वर्टिकल दिशा में तो कोई मोशन होना ही नहीं है, तो Na माइनस M1 जी इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और NB माइनस M2 जी इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। NB माइनस M2 जी इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो बात ही खत्म कर दो। अब हमने दोनों को राइट जाते हुए देख मान लिया ना ए। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन है, ठीक है। एग्जामिनर ने कुछ बताया नहीं तो हमने अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना होता है। अब बी के बारे में देखो, बी इसको F2 फोर्स इसको आगे ले जाना चाहता है और टी इसको रोकना चाहता है, तो याद रखिए टी को लेना है हमें। तो F2 माइनस टी इज इक्वल टू M2A। अब ये को देखो, T इसको आगे ले जाना चाहता है और आपका F1 इसको रोकना चाहता है, तो T माइनस F1 इज इक्वल टू M1A। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2A प्लस M1A, यानी कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A। तो यहां से A की वैल्यू आ जाती है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब बात ऐसी है कि ये जो A आया है, ये A हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों राइट साइड जा रहे हैं। तो ये राइट वर्ड ले जाने वाला फोर्स हुआ, ये लेफ्ट वर्ड ले जाने वाला फोर्स हुआ। तो नेट ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए F2 में से F1 को माइनस कर देते, तो नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास।
उसी फॉर्मूले से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आ जाता। अब हमको निकालना है टी। तो मान लो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये जो 4 है, तो हम 4 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4। तो t माइनस f1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए की वैल्यू आ गई हमारी f2 माइनस f1 बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू आ गया f1 प्लस m1 f2 माइनस m1 f1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं, चलो एलसीएम। तो ये हो गया m1 प्लस m2, तो m1 f1 प्लस m2 f1 और प्लस m1 f2 और माइनस m1 f1, है ना? दिख रहा है बच्चों? देखिए, तो अब देखो ये m1 f1 वाली टर्म कट गई, तो यहां से t की वैल्यू आ गई m2 f1 प्लस m1 f2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छा सा लग रहा है, इसको फॉर्मूला की तरह से याद कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आपको याद करने की आदत है, अच्छा लगता है याद करना, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपका तरीका ऐसा नहीं है कि आप रट के चलते हैं, आप सब चीज़ों को समझ के चलते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ये आसान से सवाल है, आसानी से हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब की बार ये कुछ ऐसे है, मान लीजिएगा कि ये 10 केजी का फोर्स है, ब्लॉक है, और ये 20 केजी का ब्लॉक है। ओके, इधर को एक फोर्स लग गया है 60 न्यूटन और इधर को एक फोर्स लग गया है 20 न्यूटन, और आपसे कहा गया है कि ये ए है, ये बी है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी। तो अब इसके कई सारे मेथड हैं। तो मेथड 1, मेथड 1 है फॉर्मूला वही, T इज इक्वल टू m1 f2 प्लस m2 f1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर मैं इसको m1 बोल दूं, ये मेरा m1 हो गया और ये m2 हो गया, तो ये मेरा f2 हो जाएगा और ये मेरा f1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 20 से, मतलब F1 को M2 से और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो T का फॉर्मूला आ गया हमारा, देखो 20 इंटू 20, M1 इंटू F2 या 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज 10 प्लस 20। तो ये हो गया 600, ये हो गया 400, तो 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 30, सो दिस इज 1000 बाई 30, so this is 100 by 3 न्यूटन। 100 by 3 न्यूटन जो है वो इसमें टेंशन आ गई,
अब इस मेथड से एक्सेलेरेशन नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, नहीं निकलता तो नहीं निकलता, मतलब अगर टेंशन निकालनी है तो डायरेक्ट टेंशन निकल जाती है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड देखेंगे, देखिए, तो दूसरा मेथड यह है कि 60 का बड़ा फोर्स है, तो ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा है। लेट द टू ब्लॉक आर मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ए। लेट द टू ब्लॉक्स are moving towards right with acceleration a। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पे आपकी टेंशन D है और ये भी T है ना। तो जो 60 न्यूटन का फोर्स है वो आगे को लग रहा है, तो हम लिखेंगे 60 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हो, आगे लगने वाला फोर्स, पीछे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स को घटा के मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे। अब इसको देखो, ये भी तो दाहिनी तरफ ही जाएगा ना जब दोनों, क्योंकि एक ही रस्ते से तो बंधे हैं। तो t माइनस 20n इज इक्वल टू 10, t माइनस 20 इज इक्वल टू 10a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करते हैं, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 38। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें g का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे को mg लग रहा है, मतलब ये जो 10g लग रहा है, ये na से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये 20g लग रहा है, ये nb से कैंसिल हो जाएगा। समझे? वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं। तो यहां से a की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 4/3। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस 40/3, 3 इंटू 20 60, तो 60 प्लस 40/3 100/3, ऐसे आ गया। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें डाल देंगे तो भी आ जाएगा आंसर, 1 में पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा। देखो, तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 4/3, सो दिस गिव्स मी टी इज इक्वल टू 60 माइनस 80/3, तो ये हो गया टी इज इक्वल टू 180 माइनस 80/3, यानी कि वही 100/3। समझ गए ना बच्चों? तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाता है। तो यही 2 मेथड है। अच्छा हाँ, एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। देखो, शॉर्टकट ये है कि हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लें। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? 60 का फोर्स आगे लग रहा है, 20 का पीछे लग रहा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? तो नेट ड्राइविंग फोर्स है हमारा 60 माइनस 20, और टोटल मास है 10 प्लस 20, so this is 40/30, so this is 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है ना कि आप ऐसे सोचो कि इस पे कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये 4/3 के एक्सेलरेशन से चले, है ना। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि इसको 4/3 के एक्सेलरेशन से चलाना है, तो इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए शुड बी 10 इंटू 4/3, यानी कि 40/3। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए शुड बी 40/3। अब ये नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स 40/3 होना चाहिए। अब देखो, T जो है वो ड्राइविंग फोर्स है इसके लिए, और B जो है वो अपोजिंग फोर्स है।
तो t माइनस 20 शुड बी 40/3। तो मतलब t की क्या वैल्यू हुई, तो 20 प्लस 40/3, तो t की वैल्यू हो गई 20 प्लस 40/3। तो 20 को आप लिख सकते हो 60/3, सो दिस इज 60/3 प्लस 40/3, सो दैट इज 100/3। ऐसे आ जाता है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो उस एग्जांपल में मैं क्या करता हूं कि इस फोर्स को 80 कर देता हूं, है ना। अब देखेंगे, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो मैंने F2 को कर दिया है 80। तो पहले तो मेरा फार्मूला है, पहले मैं फार्मूले से निकाल देता हूं। तो फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू ये वाला फोर्स इंटू ये वाला मास, तो 20 इंटू 20 प्लस ये वाला फोर्स इंटू ये वाला मास, 80 इंटू 10 डिवाइड बाई टोटल मास 10 प्लस 20। तो देखिएगा तो 400 हो गया, 400 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 30, तो दिस इज 1200/30, 4 आ गया, 4 मीटर, 1200/30 है ना, एक 0 गई, 120/3 यानी 40 आ गया, 40 मीटर। समझे बच्चों। तो अब इसी चीज को हम इस वाले मेथड से करते हैं, ड्राइविंग फोर्स वाले से। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ, 80 माइनस 20, टोटल मास कितना हुआ 10 प्लस 20, सो 60/30, so that comes out to be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों। तो यानी कि हमारा b जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। तो हम यहाँ पे a के बजाय 2 लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। अब किसी भी चीज को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे ले जाना है, तो मुझे उस पर नेट फोर्स चाहिए ना। तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 20 इंटू 2, यानी कि 40 न्यूटन का नेट फोर्स होना चाहिए। अब आगे लग रहा है 80, यानी ड्राइविंग फोर्स 80 है और नेट है हमें चाहिए 40, तो इसके लिए हमें 40 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स चाहिएगा ना। तो मेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया अगर 80 आ गया तो 40 पीछे होगा, तभी तो नेट 40 होगा। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए, अब ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए पे नेट फोर्स होना चाहिए 20, तो इस पे आगे कितना लग रहा है, टी, पीछे 20 लग रहा है, तो नेट 20 चाहिए अपने को। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू 20, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ 20 प्लस 20 यानी कि 40। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो अब T माइनस 20 मस्ट बी इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स, दैट इज 20, तो T कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन। अगर ये मेंटली आपको समझ नहीं आता तो फिर आप इक्वेशन लगाइए, ठीक है। देखिए, अगर आप B की इक्वेशन लगाएंगे तो B के लिए देखो, शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए, है ना। तो नेट फोर्स तो वही T माइनस F1 है ना, T माइनस F1 जो कि रोक रहा है इसको, मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए। सो T माइनस 20 इज इक्वल टू m1 इज 10 इंटू 2, ओके। सो T माइनस 20 इज इक्वल टू 20, so this gives me T is equal to 40 न्यूटन। ऐसे ही फिर आप इसका भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं B की बात करूं, फॉर B के लिए, तो देखो आगे को कितना फोर्स लग रहा है, आगे को लग रहा है 80 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, या इसको F2 भी लिख सकते हैं, F2 माइनस T। F2 is 80 माइनस T is equal to M2, M2 is 20 into 2, समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 80 माइनस T is equal to 40, तो यहां से 80 माइनस 40 is equal to T, तो यहां से T की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो अब आप जान लीजिए कि यहां पे टेंशन 40 हो गई। अब देखो लॉजिक से देखो, 80 आगे को लग रहा है, 40 पीछे को लग रहा है, तो नेट हो गया 40 डिवाइड बाई 20, 2 का एक्सीलरेशन हो गया इसका, इस पे 40 आगे को 20 पीछे को, तो नेट फोर्स हो गया इस पे 20।
तो अगर इस पे नेट फोर्स 20 है तो 20/10 यानी इसका भी एक्सेलरेशन 2 है। तो इस तरीके से आपको फोर्स क्या करता है ये भी समझ आ गया। फोर्स चाहिए होता है एक्सेलरेट करने के लिए चीजों को। इफ यू वांट टू एक्सेलरेट समथिंग, आपका फोर्स कंज्यूम होगा, मतलब यूज हो जाएगा। तो 80 आगे लग रहा था, 40 पीछे, तो 40 न्यूटन इसमें कंज्यूम हो गया इसको एक्सेलरेट करने में। इस पे 40 आगे लग रहा था, 20 पीछे, तो 20 न्यूटन का नेट फोर्स इस पे लगा और वो कंज्यूम हो गया इसको एक्सेलरेट करने में। तो एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, कंज्यूम होता है फोर्स, जैसे पेट्रोल कंज्यूम होता है। हालांकि वैसे भी नहीं है, पेट्रोल तो खत्म ही हो जाता है, ये फोर्स इस पे लगता ही रहेगा और इसको एक्सेलरेट करता ही रहेगा। ठीक है, मतलब यूटिलाइज समझ लो, यूटिलाइज वर्ड ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।